नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। हम आज 3 ऐसे कालांतर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम आक्रांताओं से लेकर ब्रिटिश राज और बाद में कांग्रेस के शासनकाल का समावेश है। पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने हमें लूटा, हमारी संस्कृति पर सबसे बड़ा हमला किया, तलवार की नोक पर लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और लाखों की संख्या में धर्म के नाम पर हिंदुओं की हत्याएं हुई। इन मुस्लिम आक्रांताओं का एक ही नारा था, इस्लाम कबूल करो वरना सर तन से जुदा, और या फिर यहां से चले जाओ। इन मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा की गई लूट के साथ भारत की संस्कृति का जो नुकसान हुआ था, हमारे हजारों मंदिरों और पूजा के स्थलों का विनाश किया गया, लाखों हिंदुओं का कत्ल किया गया, हर गैर मुसलमान से जजिया वसूल किया जाने लगा। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितना बुरा भारत देश के साथ किया, उससे भी ज्यादा बुरा अंग्रेजों ने किया। इस कालखंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत में मानव इतिहास की सबसे बड़ी लूट चलाई थी। ये इतिहास की एक गंभीर पर अनोखी घटना थी, जहां एक देश की सरकार किसी लूट में शामिल हो। अंग्रेजों द्वारा जो लूट चलाई गई थी वो अद्वितीय थी। धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, कीमती आभूषण, सोना चांदी की पाटे, सिक्के, बहुत कुछ और न जाने क्या क्या। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क ये था कि मुस्लिम आक्रांता जो थे वो 700 साल में जो नहीं कर पाए थे, वो अंग्रेजों ने 200 साल के ब्रिटिश शासनकाल में किया। ये आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भारत की बहुत बड़ी हार थी। जैसे मैंने पहले कहा था, मैकॉले द्वारा प्रायोजित और आगे बढ़ाए गए ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली के चलते भारतीय लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत भूल गए थे, जो सदियों पुरानी थी और हमारे ज्ञानी ऋषि पुरुषों ने लंबे अभ्यास और अनुभव से प्राप्त की थी। सिर्फ एक बात ये गवार अंग्रेज भारतीयों से कभी नहीं सीख सके, और वो थी कर्म के सिद्धांत, जिसमें हमारे ग्रंथ बहुत कुछ बताते हैं और सदियों से वो कहते आए हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अंग्रेजों ने जो भारत में लूट चलाई थी, उसको देख के जर्मनी ने भी अपने उपनिवेश संस्थान बनाने शुरू किए। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में सर्वोपरिता के दावे को लेकर आपस में ठन गई थी। दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे थे। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटेन को बहुत भारी पड़ा था। हिटलर की वायुसेना ने ब्रिटेन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था और एक समय ऐसा भी आया था कि ब्रिटेन ने जर्मनी के आगे आत्मसमर्पण करने की तैयारी भी कर ली थी। और इससे ये जो आक्रमण थे, ये हमले थे, इसमें लंदन शहर और पूरा ब्रिटेन बर्बाद हो गया था। भारत में दशकों तक चलाई लूट का पैसा युद्ध में खर्च हुआ था और ब्रिटेन की विश्व पर राज करने की क्षमता समाप्त हो गई थी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारत से अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को प्रशासनिक कार्यवाही के चलते पहले ही अलग कर दिया था और अंततः देश का भी एक और बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। इस्लाम धर्म से लेकर पाकिस्तान बना और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान छोड़ा गया। अंग्रेजों ने कांग्रेस की सर्वोच्च नेतागिरी का भी बहुत अच्छा उपयोग किया था, जिससे जनता उस वक्त समझ ही नहीं पाई, भांप नहीं पाई। आजादी की लड़ाई के प्रथम कुछ वर्षों तक अंग्रेज सरकार ने अपने स्वार्थ और फायदे के लिए
कांग्रेस की कुछ कुछ मांगे जो थी उसका स्वीकार भी किया था। और इसी कालखंड दरमियान गांधी और नेहरू का उदय हुआ था। गांधी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद में वहां की स्थानीय सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़कर आए थे। नेहरू का ऐसा कोई परिचय सामाजिक न्याय या आजादी की लड़ाई या कोई अन्य इतिहास नहीं था। गौर किया जाए तो समझ आता है कि मैकॉले की शिक्षा नीति जो 1835 में लागू हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप एक नया शिक्षित वर्ग भारत में बनते जा रहा था, पनप रहा था। ये वो गुलाम वर्ग था जिसे भारतीय समाज, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर, धर्म के ऊपर गर्व जैसी किसी भावना का कोई एहसास ही नहीं था। अंग्रेजों ने भारतीय उपखंड में जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया था। इसी के कारण जमींदार ताकतवर हो गए थे और बेखौफ होकर किसानों पर अकल्पनीय अत्याचार करने लगे थे। साम दान दंड भेद से किसानों की जमीन इन जमींदारों द्वारा हथियाना शुरू हो गई थी। इस छूट के बदले में अंग्रेज सरकार को उनकी लूट में ये जमींदार मदद करते थे। साथ में जो क्रांतिकारी होते थे उसके बारे में जानकारी अंग्रेज सरकार को यही लोग पहुंचाया करते थे, जिसकी वजह से किसान दोनों तरफ से पिसता था। एक बाजू जमींदार होता था, एक बाजू क्रांतिकारी होते थे, और वो हमेशा गरीब, अशिक्षित और बिखरता चला गया था। इसकी गरीबी और अज्ञान का फायदा जमींदार और अंग्रेज दोनों बराबर उठाते थे। किसान मजबूरी में अपनी जमीन कर्ज के बोझ तले खोता चला जा रहा था। अशिक्षित गरीब जनता अंग्रेज सरकार की नौकरियां पहले मजबूरी में करती थी, अब वो उसे बड़े चाव से करना चाहते थे, क्योंकि रोजगार और इनकम के लिए कोई और उनके पास साधन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी भारत और भारतीयता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो भी मैकॉले की शिक्षा पद्धति के ही उत्पत्ति थे, जिन्हें अपनी संस्कृति और विरासत से वैसे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। मैकॉले चाहता था कि भारत के लोग अंग्रेजी सीखे और ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को अपनाएं। वो चाहता था भारत अपनी भारतीयता और अपना गौरव भूल जाए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल जाएं, अपने धर्म और संस्कृति के ऊपर गर्व करना छोड़ दें। उसने भारतीय शिक्षण पद्धति जो गुरुकुल और मंदिरों से प्राप्त होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जितने मंदिर हुआ करते थे उतनी शालाएं होती थी, और हर एक मंदिर में छात्र और छात्राओं को शिक्षा देने की परंपरा थी, जो मैकॉले ने उसी परंपरा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। 100% शिक्षित समाज भारत की पहचान थी, जिसे इस विदेशी ने बड़ी चालाकी से तहस नहस कर दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शिक्षा देने वाला ब्राह्मण सबसे बड़ा दोषी, गिरा हुआ, लालची इंसान बताया जाने लगा था। अशिक्षित समाज इस झूठ को सच मानने लगा था, और अंग्रेजों का ये एक बड़ा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। जब हिंदू शिक्षा देने वाला ही कोई नहीं बचेगा तो संस्कार, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्राभिमान का दावा अदृश्य हो जाएगा। अंततः हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही समाप्त हो जाएगी। राष्ट्र की जान, चेतना और गौरव समाप्त हो जाएंगे, और यही मैकॉले चाहता था। अशिक्षित गरीब जनता को धर्म और जातियों में बांटना बहुत आसान और फायदेमंद था, और अंग्रेजों ने इसका जमकर फायदा भी उठाया। अब अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति पर
प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे थे। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को दोहराना बिल्कुल नहीं है, जिसे तो हम में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा प्रयास कैसे इन 3 कालांतर में भारत को लूटा गया और उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया गया और सुनियोजित तरीके से आर्थिक सांस्कृतिक रूप से भारत को अपंग और बर्बाद किया गया, उसे समझना है। और इसमें शिक्षा का कितना बड़ा महत्व था, इसे भी हमें जानना है और इसका हमें स्वीकार भी करना है। मुस्लिम और अंग्रेज ये तो विदेशी थे, कांग्रेसी तो देशी थे, लेकिन उन्होंने भी भारतीयों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, मेरे इस चैनल AKM डीप एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस और उसके महान नेताओं ने पार्टी की स्थापना के बाद और फिर आज़ादी के बाद और आज वर्ष 2023 तक भारतीय जनता को लगातार मूर्ख बनाया है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कांग्रेस पार्टी का गठन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। दोस्तों, ये बात नहीं भूलना कि कांग्रेस की स्थापना किसी अंग्रेज ने की थी। जो घटनाएं आज़ादी के आंदोलन के समय हुई थी, वैसी ही घटनाएं आज भी घटित हो रही है। कांग्रेस को धोखेबाज बनाने में गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस एक समय पर सही रास्ते पे चल रही थी, जब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन फिर गांधी और नेहरू आए। गांधी और उनके धोखे की शुरुआत 1921 के दौरान शुरू हो गई थी। चौरी चौरा की घटना है दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई के उस समय घटी थी जब असहकार का आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन का संचालन, इसकी शुरुआत गांधी ने खुद की थी। 4 फरवरी 1922 का दिन था। चौरी चौरा कस्बे में, जो कि वो आज के उत्तर प्रदेश में है, कुछ आंदोलनकारी स्थानीय बाजार में धरने पर बैठे थे। कुछ विवाद के कारण पुलिस के साथ हुई झड़प में 3 प्रदर्शनकारी मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को ही घेर लिया और उसे आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस खबर के आते ही गांधी ने तुरंत ही सफलतापूर्वक चल रहे असहकार के आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया था। गांधी हर उस हिंसा के खिलाफ थे जहां किसी भी रूप में हिंदू अपनी लड़ाई लड़ना चाहता था। गांधी ने कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया, चाहे वो केरल में मालाबार का नरसंहार हो, कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हो, नोआखली का नरसंहार हो जो पूर्व बंगाल हाल के बांग्लादेश में है, और बाद में वहां से बड़े पैमाने पे हिंदुओं ने पलायन भी किया था। गांधी हमेशा हिंदुओं के साथ होने का दिखावा करते थे, हिंदुओं को अहिंसा के पाठ पढ़ाया करते थे, हिंदुओं से कहते थे कि अगर कोई गाल पे एक तमाचा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल धर दो। लेकिन ये सब जो चीजें थी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदुओं तक सीमित थी। क्रांतिकारियों को गांधी का ये रवैया पसंद नहीं आता था और वो एक हद तक सही भी था। किसी भी आंदोलन को शुरू करना और जनता को उसका हिस्सा बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जनता धीरे धीरे से ऐसे आंदोलन में शामिल होती है। गांधी की गलती से देश भर में असहकार आंदोलन से जो माहौल बनना था वो बनते बनते रह गया, और जिसकी वजह से अंग्रेज एक पूरी तरह से दबाव में आ सकते थे
और हमारी आज़ादी की लड़ाई और तेज हो सकती थी और शायद जल्दी भी पूरी हो जाती अगर ये फैसला नहीं लिया होता गांधी ने। आज़ादी के फौरन बाद अंग्रेज प्रधानमंत्री एटली जो भारत के दौरे पर थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भारत की आज़ादी 3 कारणों से मिली थी। उसमें सबसे पहला कारण था मुंबई में नौसैनिक द्वारा विद्रोह किया जाना। दूसरा कारण था सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी जो पूर्व दिशा से भारत की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी और ब्रिटिश आर्मी वहां पर बुरी तरह से हार रही थी। और तीसरा कारण जो था वो था भारतीय सैनिक जो विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़कर भारत वापस लौट रहे थे। और ये जो सैनिक थे वो उन्होंने दुनिया देखी थी, दुनिया घूमे थे, उन्हें पता था कि असल में क्या खेल चल रहा है। और यही वजह थी वो अब धीरे धीरे इंडियन नेशनल आर्मी में, जो कि सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व में चल रही थी, उसमें जुड़ने जा रहे थे। एटली ने साफ तौर पर कहा कि गांधी की अहिंसा की लड़ाई का अंग्रेज सरकार पर कोई प्रभाव नहीं था जिसे भारत को आजादी दे दी जाए। एकदम स्पष्ट शब्दों में गांधी के जो ये अहिंसा का आंदोलन था, हमारा स्वातंत्र आंदोलन जो था, कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, पूरी तरह से एटली ने नकार दिया था। गांधी एक डरपोक राजनेता थे। ऐसे लगता था कि उनका मुस्लिम तुष्टीकरण उसी डर का परिणाम था। वो कहते थे कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को जान से मारे तो उस हिंदू ने उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, उसे अपना भाग्य समझकर मर जाना चाहिए। ये संपूर्ण रूप से अस्वीकार्य बयान था, बयान है और बयान रहेगा। गांधी की ऐसी गलतियों की वजह से अंग्रेज उस कालखंड में गांधी को अपना दुश्मन कम शुभचिंतक समझने लगे थे और गांधी को अंग्रेजों से ज्यादा महत्व भी मिलने लगा था। गांधी ने एक और बड़ा धोखा देश के साथ किया जब कांग्रेस पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना, जिसके बाद गांधी ने कहा था कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मतलब कि वो सुभाष चंद्र बोस की जो जीत थी उसके खिलाफ थे और बाद में नेताजी को जबरन पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। गांधी उस वक्त अंग्रेज सरकार के प्रिय नेता थे क्योंकि गांधी कभी काला पानी नहीं गए, ना ही कभी उन्होंने किसी काल कोठरी का मुंह देखा। जेल में वो सारी सुविधाएं लेते थे जो अन्य किसी कैदी को बहुत मुश्किल से या कभी मिल ही नहीं सकती थी। पढ़ने के लिए किताबें, लिखने के लिए कागज और कलम, अपनी पार्टी सदस्य को मिलने की पूरी छूट, पार्टी की बैठकें जो जेल में हुआ करती थी, ये सभी सुविधाएं अंग्रेज सरकार ने गांधी को जेल में क्यों दी थी, इसके बारे में कभी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। गांधी ही थे जिन्होंने व्यक्ति पूजा को कांग्रेस का आदर्श बनाया, जो गांधी से नेहरू, नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से संजय, संजय से राजीव, राजीव से सोनिया और सोनिया अभी लाख कोशिशें कर रही है कि ये सिलसिला राहुल तक भी पहुंचे। गांधी ने आंतरिक लोकतंत्र का गला घोट दिया था कांग्रेस में जब सरदार पटेल, जो कायदे से पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, उन्हें हटाकर जवाहरलाल नेहरू को पार्टी का अध्यक्ष बनाया,
जो आगे चल के आजाद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को गांधी ने जितना नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान किसी व्यक्ति या संस्था ने नहीं पहुंचाया, और ये व्यक्ति पूजा आज भी कांग्रेस में अविरत जारी है। अभी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जैसे पप्पू को देखते हैं तो सोनिया गांधी और सारी कांग्रेस की अकल पर बड़ा तरस आता है। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार पर अविश्वास के प्रस्ताव पर संसद में बोलते हुए हम सब ने राहुल को देखा और सुना। वो क्या कहना चाहते थे, क्यों अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, क्या चर्चा थी, वो क्या बोलना चाहते थे, वो किसको घेरना चाहते थे, उनका जो भाषण था वो किस दिशा में था, वो किसी को समझ नहीं आया। ऐसा लगा कि कांग्रेस ने अपनी अकल का दिवाला निकाल दिया है राहुल के साथ चलते चलते। राहुल को लग रहा है कि वो अभी भी स्कूल में है। स्कूल की परीक्षा की तरह उन्हें परीक्षा के अगले दिन रात में पूरा प्रश्न पत्र उत्तर के साथ आज भी मिल जाएगा और वो पास हो जाएंगे। बस यही सोच ने उन्हें मेहनती राजनेता नहीं बनने दिया है। जनता को धोखा देना आज भी जारी है। चुनाव आते ही जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कराते हैं और उसी यात्रा में चुपके चुपके से भारत के कट्टर दुश्मन चीन के अधिकारियों से गुप्त वार्तालाप भी कराते हैं। प्रधानमंत्री से राफेल के बारे में बड़े सवाल पूछते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किए गए गुप्त समझौते पर ये जनाब बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते उसके नेता कमलनाथ हनुमान जी के बड़े भक्त बन जाते हैं और हिंदू प्रजा के साथ फिर से एक बार छलावा करने का प्रयत्न करते हैं। बस यही बात नहीं समझ आती कि अगर राहुल गांधी मूर्ख है तो क्या जनता को भी कांग्रेस। अंततः ये कहना बहुत जरूरी है कि हमें एक षड्यंत्र के भाग रूप पहले भारतीय जनता को शिक्षा से अलग रखा। हम हमारे इतिहास के ज्ञान से वंचित हो गए। जब हमें इतिहास की बातें ही पता नहीं थी तो हम गर्व किस बात पर करते। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत देश पर हमें गर्व हो, ऐसी सारी बातें और संभावनाओं का अंत हो रहा था। हमें अपने आप को तुच्छ समझने पर मजबूर किया जा रहा था। हमारे धर्म पे जो हमें गर्व था उस भावना से ही हमें दूर किया जा रहा था। ये सब उस मैकॉले ने किया जब उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1835 में अंग्रेजी भाषा में बदलने का फैसला किया। ये सारे कांग्रेसी नेता भी उसी शिक्षा प्रणाली का परिणाम स्वरूप थे। कुछ नेताओं ने अपने मूल को फिर समझना, तलाशना और आगे ले जाना शुरू किया था, और अगर देखा जाए तो ये भी उसी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के परिणाम थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस श्रृंखला के अगले वीडियो का अवश्य इंतजार करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद,